अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तूफानी दौरों का आगाज कर दिया है। काबीना की तश्कील, इत्तेहादियों से मुशावरत और नए बजट की तैयारी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही हुकूमत की जानिब से अबतर माशी हालात का बयानिया भी देना शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी उलझाव और महाज आराई की बजाय माशी अबतरी के लिए उस माशी बेहतरी पर फोकस दिखाई दे रहे हैं कि बेहतरी की जाए, उस पर यकीन रखते हैं। वो मईशत को दुरुस्त समत पर उस्तवार करने और लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इकदाम उठाना चाहते हैं, मगर वज़ीर आज़म के लिए मईशत पर तवज्जो देना और सियासी उलझाव से लाताल्लुक रहना तकरीबन इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त पार्लियामान की अक्सरियत पार्लियामान से मुस्ताफ़ी होकर सड़कों पर है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, अक्सरियत थी, जमात थी, वो पार्लियामान से बाहर निकल गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से आईनी तौर पर बेदखली के बाद पहली बार आज पेशावर में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इमरान खान अवाम और पार्टी कारकुनान में बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया लेकर निकल रहे हैं। उनके पास भी माजी के सियासतदानों के नारे हैं, वही नारे जो माजी में ऑपोजिशन लीडर्स लगाया करते थे, आज खिलाड़ियों की ज़ुबानी नारे हैं। देखे ना, नारा बदल गया। वो कह रहे थे इलेक्शन कराओ, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। अब हम कह रहे हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इलेक्शन कराओ। देखे ना किस तरह बड़ा जाविया बदल गया है। कभी आपने सोचा कि हमें ताना देते थे कि इमरान खान सिलेक्टेड है, इलेक्शन कराओ। हम अब कहते हैं आप वोटेड हैं, इलेक्शन कराओ। होना वही है जो आपको पता है, अल्लाह को मन, जो हमारे इस्लामी दोस्तों ने फैसले करने हैं वही होना है। अब सिर्फ नौमुंतखब हुकूमत ही नहीं, बल्कि माजी में भी सियासी क़यादत पर गैर मुल्की एजेंट होने के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे। 2014 में पीटीआई का धरना शुरू हुआ तो इस धरने पर गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया, क्योंकि उस वक्त की हुक्मरान जमात का दावा था कि चीनी सदर का दौरा पीटीआई के धरने के बायस रोका गया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने माजी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी गैर मुल्की एजेंट होने के इल्ज़ामात आयद किए, और अब इमरान खान भी उसी बयानिए को लेकर अवाम में जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में सियासतदानों का मकबूल तरीन नारा ही गैर मुल्की साजिश है, गद्दारी है और बगावत है। और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले, ये पाकिस्तान के गद्दारी का सबसे पहला मुकदमा इमरान खान पर के खिलाफ होना चाहिए कि जो शी जिनपिंग के दौरे को धरना ख़त्म नहीं किया। वो कौमी मफाद में बहुत बड़ा एक दौरा था, कौमी मफाद को अपना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, उसका कौन जिम्मेदार है? मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है, धमकियां मिल रही हैं, बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीका मुखालिफ बयानिए के साथ साथ अवाम में गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे गए, जिनकी बदौलत मुल्क के तूल अर्ज में सियासी हरीफों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम देखने में तेजी से इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के मकामी होटल में अफ्तारी के दौरान मुस्तफ़ा नवाज खोखर और नूर आलम खान के साथ शहरी का रवैया इसी बयानिए का असर है जो पार्टी सरबराह की जानिब से दिया जा रहा है। इसी तरह सीनियर साफ़ी रसूलुल्लाह मलिक के साथ एहतजाज की कवरेज के दौरान रवैया भी कप्तान की जानिब से खिलाड़ियों को दी गई इंस्ट्रक्शंस की वजह से है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनान का इश्तिहाल दिलाया गया, तासुब को बढ़ावा दिया गया। हालिया चंद रोज़ के अंदर जब वज़ारत उज़्मा पर इमरान थे, उस वक्त अवामी इज्तिमात से खिताब में उन्होंने मुनहरिफ लोगों से मुताल्लिक़ क्या कहा था, वो आपके सामने रखते हैं। में शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया का जमाना, मैं फिर से बता रहा हूं, आपके बच्चे बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं, आपको सबको पता चल गया है कि आपने अगर पार्टी को छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ आप पैसे लेके छोड़ेंगे। हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। और यही हो रहा है, आज मुश्किल हुआ है लोगों का इवन अपनी फैमिली के साथ अफ्तार डिनर करना भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उस मुकाम पर खड़ी है जहां 2017 में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ ने भी मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया, जबकि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी इसी स्लोगन के साथ सड़कों पर हैं। आज कप्तान की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आई है, कप्तान के बयानात में तजादात वाज़ेह हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाए जा रहे हैं, रियासत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पर इदारों की तज़हीक की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत, जिसमें इदारों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिसाली ताल्लुकात की बात होती थी, सेम पेज की बात होती थी, हाइब्रिड रजीम की बात होती थी, अब तहरीक इंसाफ बयानिया बना रही है कि हम अकेले हैं, हम अलहदा हो गए हैं, और यही बयानिया इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम की वजह बन रहा है। अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते।
इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है, ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ माजी में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इलेक्शन कमीशन की तारीफें करते थे, क्योंकि अब वो ये तासुर देना चाहते थे कि इदारे उनके साथ खड़े हैं। मगर अब इमरान खान लाइन की दूसरी तरफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मुस्लिम लीग नून खड़ी थी, आज सरबराह पीटीआई अपने बयानिए के फरोग के लिए घुटनजदा माहौल में इंतशार, अनारकी और नफरत की सियासत को फरोग दे रहे हैं। सवाल यह कि क्या पॉलिसी तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद होगी? क्या मौजूदा बयानिया लाइन क्रॉस करने वाली पीटीआई को सहारा दे पाएगा? नफरत के इस बयानिए को मोहब्बत में कैसे बदला जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों, शख्सियात, सियासतदानों के खिलाफ जहां नफरतों को फरोग दे रही है, वही असम्बलियों से इस्तीफों के बाद एक और बहरान भी मौजूदा हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकता है। अक्सरियती जमात ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने से इनकारी है, जबकि ईवान में इस वक्त सिर्फ 5 नशिस्तों वाली जीडीए वाहिद ऑपोजिशन जमात है। लेकिन पीटीआई ने आईनी और कानूनी एतबार से कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए ही नहीं है। न सिर्फ जीडीए बल्कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो तो ऑपोजिशन की जमात है। इस्तीफे हाथ से लिखकर दिए होते पीटीआई मेंबरान ने कंपोज इस्तीफे दिए हैं, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है। इस वक्त जो नौमंतखब हुकूमत है वो ये बयानियां बना रही है कि जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं असल में वो पूरे नहीं है, लोग इस्तीफे देना नहीं चाहते और नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जाए। बहुत से हमारे दोस्त, हमारे कुलीग जो पीटीआई से इलेक्टेड मेंबरान थे नेशनल असेंबली, उनका ये कहना है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते और उनके इस्तीफे जबरदस्ती ला के जमा कराए गए हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त डिप्टी स्पीकर साहब नेशनल असेंबली में तशरीफ रखते हैं, वो एक्टिंग स्पीकर हैं इस वक्त। अमले को, नेशनल असेंबली अमले को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि वो ये इस्तीफे कबूल करें। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। बसूरत दीगर वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में 3 हफ्तों में अगर ऐसा ना हुआ तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। फवाद चौधरी साहब इससे मुताल्लिक क्या कह रहे थे आज, वो भी आपको दिखाते हैं। नवाज तो आज कह रही हैं कि सर्वे है कि इमरान खान के जाने के ऊपर लोग बहुत खुश हैं। अगर लोग खुश हैं तो फिर आपको फौरन इलेक्शन कराने चाहिए। आप अगर घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आप इलेक्शन कराएं, आपको लग पता जाएगा। बहरान बढ़ेगा, अगले 3 हफ्तों में ये बहरान इतना बड़ा हो जाएगा आप संभाल नहीं सकेंगे। मैं अभी भी वार्न करता हूँ, हमें ये बहरान को जिस तरीके से जा रहा है, ये 3 हफ्तों से 4 हफ्तों में बहरान इतना बड़ा हो जाएगा, ये सबके हाथ से निकल जाएगा। इससे पर बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर 3 हफ्तों में इंतखाबात नहीं होते तो आइंदा 3 हफ्तों के बाद हालात मजीद खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है? महाजराई और तसादुम चाहते हैं, इस पॉलिसी पर गामजन है आप? तसादुम की पॉलिसी होती तो संडे को आप सबने दिखाया, शायद आपके चैनल ने नहीं दिखाया लेकिन बाकी चैनल्स ने और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे तकरीबन करोड़ों लोग बाहर निकले। एक इंसिडेंट मुझे बताएं तसादुम का हुआ। अगर हम करोड़ों लोग निकाल सकते हैं और एक भी तसादुम ना हो तो हमारी तो ये पॉलिसी नहीं है। नंबर 1 ये है कि ये जो हुकूमत है ये एक मजाक है, ये एक तोहमत है पाकिस्तान के मुंह पे, ये एक साजिश है और सब जानते हैं कि ये साजिश है। और आप ये देखें कि उन्होंने आते क्या किया है। आप समझते हैं कि अवाम को गुस्सा नहीं आएगा कि आपका क्राइम मिनिस्टर जो है वो बेल पे, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बेल पे क्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, फिर उसका बेटा भी बेल पे है, उसको भी लाने की कोशिश। लेकिन अंदलीब साहब, इफ ही इज मेंबर नेशनल असेंबली, इफ ही वाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ही कैन बी लीडर ऑफ द हाउस। इसमें कोई कानूनी हुक्म तो मौजूद नहीं है या कोई आइन बार तो नहीं करता कि वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं हो सकता। ये देखे ना, यही तो बात है, इन्होंने बन के ये रूल्स बनाए। उसके ऊपर उनकी जो बेटा है दूसरा सुलेमान, वो इश्तिहारी है, एब्सकॉन्डर है और वो भी मुजरिम और मुलजिम है। उनकी बेगम पे, उनकी बेटी पे, उनके दामाद भी जो भाग चुके हैं इस मुल्क से, अदालत बला वो पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं है अंदलीब साहबा, कर चुकी है। ना सलमान शहबाज पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना अली इमरान पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना उनकी एहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर है। जहाँ तक महाजराई और तसादुम की बात है, गुज़श्ता रोज़ भी हमने एक निजी होटल के अंदर एक मामला देखा, जब कारकुन मुश्तइल होंगे, उनको उकसाया जाएगा, तो फिर इसी तरह से होगा जो गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा। मतलब आप किस किस्म की, आपके बच्चे नहीं है, आपकी और कोई नहीं है? आप क्या कह रहे हैं कि एक खरीदे हुए, बिके हुए ज़मीर फरोश लोग जब वो बाहर गलियों में, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे
तो कोई भी उन पे आवाजें कर सकता। नहीं, उसका तरीकाकार ये होगा कि उनको गाली दी जाएगी, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। नहीं, तो आप मुझे बताएं कि 22 करोड़ लोगों को आप कंट्रोल करेंगे? 22 करोड़ लोग जिनके जमीन, लेकिन अगर 22 करोड़ लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, आपके कंट्रोल में तो है ना दिलीप साहिबा। क्या आप अपनी अगली जनरेशन को, आप घर जाके अपने बच्चे को क्या कहेंगे कि बेटा अगर आपको कोई पैसे ऑफर करे तो आप बिक जाएं, या आप ये कहेंगे कि बेटा ऐसे लोगों पे ये जमीर फरोश होते हैं, ये लोटे होते हैं? डू यू हैव एनी प्रूफ फॉर दैट? अगर आप मुझसे पूछ रही हैं, सवाल कर रही हैं, तो मैं जवाब दूं। आपके पास कोई प्रूफ है कि किसी ने को पैसे लिए हैं या पैसे दिए गए हैं? मेरी बात सुने, सिंध हाउस पे क्या प्रूफ था? और बाय द वे, यूसुफ रजा गिलानी के 2 बेटों की वीडियोस जो पैसे देते हुए पकड़ी गई थी और हमने केस कर दिया था इलेक्शन कमीशन पे, आज साल हो गया है, उन्होंने मैं फैसला नहीं सुनाया। एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं तो सिंध हाउस की अगर आप हवाला दे रहे हैं तो वहां पर किसने कितने पैसे पकड़े, इस तरह का कोई एविडेंस आपके पास है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो सिंध हाउस पे क्या कर रहे थे? ऑब्वियसली जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने ऑपोजिशन के पलड़े में वोट डालना है तो ऑपोजिशन के साथ ही बैठे हुए होंगे, ये तो वो बता सकता है। ये सिर्फ आपका चैनल आप बता सकते हैं, क्योंकि अरे देखिए दिलीप साहब, ये तो बायसनेस है। मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है ना जी। आप कभी भी ये शऊर ना आए कि आपने इकदार पे रहना है, मतलब आप सोचे कहाँ छुपेंगे? वो एक नवाज शरीफ है जो आपके फेवरेट हैं, वो बाहर निकलते हैं लंदन में अपने फ्लैटों के अंदर, वो कैद है। नहीं, दिस इज अनजस्टिफाइड दिलीप साहब, ये मत कीजिए। देखिए मेरा शो पैनल शो नहीं है, इसमें कोई ओपोनेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है कि आपको इस पर डिबेट कर सके, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो सवाल करने दीजिए ना। अगर आप ये कहेंगे कि मैं नवाज शरीफ की तरफ मेरा बायस है या टिल्ट है या मेरे चैनल का है, तो दिस इज क्वाइट अनजस्टिफाइड। तो देन आपको अनबायस्ड सवाल करने चाहिए और आपको पेशेंस होनी चाहिए कि आप जवाब सुने। सवाल तो सवाल है ना दिलीप साहब। मैं शरीफों का नाम लेती हूँ, आप बिल्कुल भड़क जाते हैं और कोई और सवाल कर देते हैं। हाँ दिलीप साहब, ये अनजस्टिफाइड है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपके पास कोई एविडेंस, कोई वीडियो एविडेंस है? अगर है तो आप बिल्कुल दिखा दें, मैं तो दिखाऊंगा ओपनली उसको। अगर नहीं है तो आप बता दीजिए। आपने आपके चैनल ने वो वीडियोस दिखाई हुई है, यूसुफ रजा गिलानी। नहीं, आप सेनेट इलेक्शंस की बात कर रही हैं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं अभी, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सबसे पहला तो इतना बड़ा मरासला आया, वो भी आपके चैनल ने उसको कह दिया ना। उसका कोई प्रूफ है आपके पास? कि अब करोड़ों लोग जो मरासले का क्या आपके पास मरासला? आपको नहीं पता कि मरासला जो चीफ जस्टिस, मैंने तो वो मरासला नहीं देखा ना दिलीप साहब, आपने देखा होगा कि डिक्लासिफाई करके हम वो सीक्रेट सर्विस एक्ट भी करते ताकि आप आर्टिकल 6 लगा दें हम पे। नहीं, आपने वो मरासला देखा वैसे दिलीप साहब? मैं तो फॉरेन सर्विस में हूँ, ठीक है ना। मैंने एक ओथ ली हुई है कि मैंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक में डिस्कस नहीं करने। 3 बंदों को गया, चीफ जस्टिस ने अभी तक सो मोटो नहीं लिया। बताएं क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान साजिश हुई। दिलीप साहिबा देखिए, आप क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में रही है, डिप्लोमेटिक केबल्स या साइफर्स ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर होता है। आपका सफीर लिखता है अपने पेरेंट कंट्री को, वो मामला वहां पहुंचता है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से साइफर को या डिप्लोमेटिक केबल को इस्तेमाल किया गया है, ये तो 2010-11 के अंदर जूलियन असांज ने किया था अपने विसल ब्लोअर वेबसाइट के ऊपर, कि तमाम लीक्स रख दी और फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ गया। क्या जिस तरह से इस मामले को हमने चलाया है, वॉज इट द राइट वे? ये मरासला आया जब कंसल्ट किया गया सारे स्टेक होल्डर्स को, उन्होंने कहा OIC आ रही है, अभी मत इसको करें। 25 को खान साहब ने मरासले की बात की, उसके बाद 27 को आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें सारे बड़े स्टेट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, DGISR, आपके जॉइंट स्टाफ हेड हैं, आपके एयरफोर्स, नेवल, सब हेड्स आए। यहाँ से भी हमारे स्टेक होल्डर से उन्होंने बड़ा क्लियर कम्युनिके दिया कि ये दिस इज ब्लेटेंट इंटरवेंशन इन द मैटर्स ऑफ पाकिस्तान और आप एक डिमार्शे देंगे। उसके बाद स्पीकर ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पार्लियामेंट की मीटिंग है जिसमें सारी ऑपोजिशन भी है, उनको इनवाइट किया। अच्छा, आपके प्रोग्राम में आके आप भी कहते हैं जी उनको तो ऐसे ही कह दिया, प्रोग्रामों में नहीं। 80 लेटर गए, मीटिंग हुई जिसपे हेड्स ऑफ आर्मी भी आए और यहाँ भी आए। नहीं आए तो वो 80 लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? अगर साजिश नहीं थी तो उनको आना चाहिए था। तो ये सारा सीक्वेंस हुआ। उसके बाद हमने कहा कि भाई अब क्या, अब चीफ जस्टिस ही रह जाता है। चलिए दिलीप साहब, अब आपने बात मुकम्मल कर ली। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के एलामिये के अंदर कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का या इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ये किसी जगह पर कि इसका ताल्लुक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है? एलामिये में तो कहीं नहीं है। मेरे मोहतरम कॉलीग,
आप इस वक्त जिसका मुकदमा लड़ रहे हैं ना, ये 22 करोड़ अवाम जो है ना, इस मुकदमे को जो आप कह रहे हैं ना, अफसोस करेंगे, क्योंकि आप मुल्क की सालमियत को, मुल्क पे अटैक हुआ है उसको, और आप ज़मीर फरोशी को जस्टिफाई नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ। तो आपके सवालों के जो जवाब मैं देती हूँ, अगर आपने नहीं मानने तो ना माने। लेकिन लेट आवर व्यूअर्स डिसाइड। अगर आपके सवाल इतने, अगर जवाब आर्गुमेंट्स पे है, मंतकी है, तो व्यूअर्स ऑब्वियसली वो देख रहे हैं, दे आर द बेटर जज। एग्जैक्टली वो जो करोड़ लोग निकले हैं ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया है। आप अपनी नस्लों का सोचें, अपने अगले बच्चों का सोचें, आप सोचें कि आप किस किस्म का नैरेटिव प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अंदलीब साहिबा, अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नून लीग ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बुलाने का कहा। आपने कहा कि ये तो एक और एनआरओ होगा, तो ऑब्वियसली अगर आप असेंबली में नहीं है या पार्लियामेंट्री प्रोसेस का बायकॉट करके निकल गए, तो ये मामला फिर कैसे आगे चलेगा? ये तो फिर इसका मतलब दिस विल बी हैंगिंग इन द एयर देन। अच्छा, तो जब वो नहीं आए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, पार्लियामेंट्री कमेटी में, उस वक्त तो आपने कहा नो प्रॉब्लम। अब आपको प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, ये सवाल हमने ऑपोजिशन से किया कि आपको जाना चाहिए था, ये वहां पे कंडेम किया कि नहीं गए, तो ऑब्वियसली ये मजम्मत है, काबिल मजम्मत है। मैं ऑपोजिशन को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ। देखिए, आपने रेजिग्नेशंस दे दिए, आपने एक ओपन स्पेस छोड़ दिया है इस वक्त नौ मुंतखब हुकूमत के लिए कि वो जैसे मर्जी करें, जो मर्जी लेजिस्लेशन करें। लेकिन ऑब्वियसली यहां पर मामला तो होगा ना फिर अपॉइंटमेंट्स का, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की अपॉइंटमेंट्स का, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का। तो वो अपोजिशन ले आएंगे, आपकी जीडीए या काफ लीग में से एक डमी सी अपोजिशन, और मिलकर ये सब कुछ हल कर लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा? चलिए लेट्स टॉक दिस वे। चलिए, मैं आई टॉक दिस वे आल्सो इफ यू लेट मी टॉक। जैसे ही मैंने नाम लिया ना कोई उनका, आपने फौरन एक और सवाल कर देना, बट मैं कोशिश ये आपका परसेप्शन है अंदलीब साहब, इसको प्लीज क्लियर कर लें। आप आज आपके कमेंट्स देख लेना, आपके प्रोग्राम पे क्या आएंगे, आप देख लेना। जी मुझे पता है, मुझे रोज गालियां पड़ती हैं, फिर पड़ेंगी आज। ऑब्वियसली ट्रॉल्स सोशल मीडिया पे होंगे वो। अगर आप उनको ये कह रही हैं कि मुझे ट्रॉल करे तो करें, कुछ है उसको दिखाएं। व्हाई यू ट्राइंग टू कवर अप फॉर पीपल हु आर कंफर्म्ड? उनकी हिस्ट्री है चोरी की, डिसेप्शन की, पाकिस्तान को बेचने की। बेनजीर ने कहा कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके मेरी हुकूमत उड़ाता है नवाज शरीफ, और जरदारी ने मेमो गेट में प्रूवन है कि अमेरिकनों को कहा कि आके मुझे बचाओ, मेरी आर्मी को मारो। ये कोई इन दोनों पार्टियों की हिस्ट्री है पाकिस्तान बेचने की, कोई मैं नई बात नहीं कर रही। अब यहाँ पर कोई ऑपोजिशन से होता, पीपल्स पार्टी से या नून से, तो आपके इस पॉइंट पे ऑब्वियसली काउंटर आर्गुमेंट करता। मैं अगर कहूंगा तो ऑब्वियसली आप कहेंगी कि मैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने इस्तीफे दे दिए, खैर इस्तीफों के मामले पर भी डेडलॉक है अंदलीब साहिबा, और ऑपोजिशन इस वक्त जो हुकूमत है, अयाज सादिक साहब ने कहा कि कौमी असम्बली अमले को इस्तीफे कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो क्या ऐसे ही है? लोग तैयार नहीं है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अरकान असम्बली बहुत सारे इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। वो सही कह रहे हैं याद सादिक साहब, बिकॉज आपको याद है ना कि मरियम ने अनाउंस किया था कि सब इस्तीफे दे देंगे, तो वो ये इस्तीफे लेके इनके लोग भाग गए थे, याद है ना? उसने कहा तो मुंह पे मारेंगे स्पीकर के। तो ऑब्वियसली उनकी तो हिस्ट्री है ना, वो लॉन्ग मार्च कर चुके, ना वो शॉर्ट मार्च कर चुके, ना वो इस्तीफे दे चुके। अब उन्होंने मिल के अमरीका के साथ एक साजिश करके हमें उड़ाया है। तो वो सही कहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन हमारी तो हिस्ट्री है, हमने पहले भी दिए थे, हमने धरने में भी दिए थे। इस वक्त 127 जा चुके हैं, और बाकी जो 5 लोग हमारे बाहर हैं वो आएंगे, दे देंगे, और उन्होंने कूड़े में फेंकना है, जो मर्जी करना है करें। 2014 में इस्तीफे दिए थे, लेकिन उस पर यू टर्न हो गया था, फिर वो इस्तीफे वापस लेने पड़ गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी। भी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नौ मुंतखब हुकूमत के इस वक्त क्या चैलेंजेस है, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब आज कराची पहुंचे हैं, अब वो विजिट कैसा रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नौ मुंतखब इत्तेहादी हुकूमत के लिए जहां और बहुत सारे चैलेंजेस हैं माशी मैदान के अंदर, खारजा महाज के ऊपर, वहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त नौ मुंतखब हुकूमत के लिए कैबिनेट की फॉर्मेशन है, और शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज वो कराची पहुंचे हैं, लेकिन कराची पहुंचने में भी जिस वक्त वो अपने तैयारे में सवार हुए हैं, तो जो तस्वीर सामने आई, जो वीडियो सामने आई, उस पर लगे रहा है कि वो अपनी माशी टीम के साथ, खासतौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब उनके भाईजान बैठे हुए हैं, उनकी टीम है जिसमें वो मईशत से मुताल्लिक़ कुछ अहम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अहम उमूर पर गौर हो रहा है। अगर प्रोड्यूसर प्लीज़ वो जहाज़ के अंदर की तस्वीर दिखा सके तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके भाईजान मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर उनके जो
सेक्रेटरीज हैं वो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी उनके साथ होती है, और शहबाज स्पीड वो कहते हैं कि पाकिस्तान स्पीड से इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन शहबाज साहब जिस वक्त लैंड किए हैं कराची में, तो वहाँ पर भी गैर मामूली मनाजिर देखने को मिले हैं, क्योंकि हमने गुज़श्ता 3.5 साल के अंदर कम ही देखा है कि वज़ीर आज़म पहुँचे कराची और मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं वो इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे। तो एक हमा हंगी तो ऑब्वियसली है, कोलिशन पार्टनर्स हैं, और ये देखें आपके कितने गर्मजोशी से इस्तकबाल हो रहा है। उसके बाद MQM के लिए भी बड़ी अच्छी बात यह है कि बहादुराबाद मरकज़ के ऊपर एक ही महीने के अंदर 2 बार वज़ीर आज़म पहुँचे हैं। इससे पहले इमरान खान साहब पहुँचे थे, 15 मिनट का वक्त उन्होंने सर्व किया था MQM के बहादुराबाद मरकज़ के ऊपर। आज शहबाज शरीफ साहब खुद चलकर पहुंच गए हैं, वसीम अख्तर साहब के रिजर्वेशंस भी दूर हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ देखना यह है कि कराची के बासियों के लिए और सिंध के लोगों के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये विजिट कैसा है। K4 मंसूबे की बात हो रही है, कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC के अंडर लाने की बात हो रही है, कुछ अस्पतालों की जो इंतजामी अमूर है वो सिंध हुकूमत को देने की बात हो रही है, कुछ बसेस की प्रोक्योरमेंट का मामला है। तो उम्मीद है कि अगर तो कराची के लोग फ्लरिश करें, सिंध के लोग इसे फ्लरिश करें और वफाक और सिंध आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ चलते रहे यूं ही, तो ये कॉमनर्स के लिए, वहाँ के बासियों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी तक जो कैबिनेट की फॉर्म कहाँ तक पहुंची है और क्या स्ट्रैटेजी है, बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देखिए, ये 2013 की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है जहाँ पे आपके पास सिंपल मेजॉरिटी थी, ये 2018 की भी बात नहीं है। अब ये उसके बाद ये कोलिशन गवर्नमेंट है, तकरीबन 13 जमातों का इत्तेहाद है, तो काबीना की तश्कील एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। इस चैलेंज को अब तक कितना ओवरकम कर पाए हैं, कितने फीसद काम मुकम्मल हो गया? सियासी जमातें जो हकीकी सियासी जमातें होती हैं, जमहूरी सियासी जमातें होती हैं और ऑर्गेनिक सियासी जमातें होती हैं, गमलों में लगा के उगाई नहीं गई होती, वो चैलेंजेस को संभाल लेती हैं। इसकी मिसाल पहले भी मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था सब जमातों ने मिलकर। तो हमारी तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, हकीकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। अब आज के चैलेंज पे आ जाते हैं। माजी के हवाले मैंने आपको दे दिए दोनों जमातों के। जो इस वक्त लीडरशिप है सियासी जमातों की, उनकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, खुद सुनी है, उनसे ये कहा गया जब आपस में वो गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब आप अभी अदम एतमाद करने के बाद जो जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेंगे तो आपको तो ये 3-3.5 साल का सारा बोझ आपके कंधों पे आ जाएगा और इंतखाब में आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो तकरीबन तमाम जमातों के रहनुमाओं से का ये कहना था कि हमारे लिए इस वक्त इंतखाब अहमियत नहीं रखते, अपनी जमाती सियासत अहमियत नहीं रखती, हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान के हालात अहमियत रखते हैं। ठीक है परवेज़ साहब, इस हवाले से मशवरा कर लिया गया है कि ये इत्तेहाद 6 महीने तक चलेगा, हुकूमत को चलाएगा, 1 साल तक चलाएगा, या 2023 के इंतखाबात तक ये यूं ही चलता रहेगा? देखिए, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 7 महीने से पहले वो इलेक्शन नहीं करा सकते, तो जो जितना देर वो इलेक्शन नहीं करा सकते उस वक्त तक की जिम्मेदारियां तो इस हुकूमत को संभालनी है। बाकी बातों का फैसला बाद में कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त की ऑपोजिशन तो प्रेशर डाल रही है कि फौरी तौर पर इंतखाबात में जाया जाए, और वो सड़कों की सियासत पर आ गए हैं, जल से जुलूस हो रहे हैं। अब इस वक्त पार्लियामान के अंदर क्योंकि प्रैक्टिकली अभी ऑपोजिशन नहीं है, एक वैक्यूम है, लेकिन ऑपोजिशन के बगैर आपको ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मिलाकर होती हैं, वो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट हो, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की अपॉइंटमेंट हो, तो उसका क्या करेंगे आप पार्लियामान के अंदर अपने फैसलों को पॉलिटिकली लेजिटिमाइज करने के लिए? अभी चंद दिन आप इंतजार कीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो असेंबलियों से सारे जाने की नीयत भी रखते हैं। अगर वो नीयत रखते तो अभी डिप्टी स्पीकर उनका है, वो उनके इस्तीफे कबूल करके ऐलान क्यों नहीं कर सकता? तो अभी हमें जरा देखने दें कि वो उनका मजाज क्या है। नहीं तो झूठ तो उनकी सियासत का बुनियादी फलसफा है, और जो झूठ उन्होंने 4 हलकों से शुरू किया, फिर 35 पंक्चरों पे आ गया, फिर वो पनामा पे चला गया, फिर उसमें से अकामा एक निकल आया, और अब उसमें से एक अमरीकी साजिश निकल आई है। तो ये जो झूठ की सियासत है, इसको भी जरा देख लेते हैं ना 2-4 हफ्ते। ये अपना कोई रंग ढंग जो है किसी करवट जब बैठेगी तो बाकी फैसले ये जमातें भी कर लेंगी फिर।
ठीक है, अभी तो 120 से ज़ायद लोगों के मुश्तरका इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि सबने अपना अपना रेजिग्नेशन सबमिट करा दिया है। ना सिर्फ पार्टी चेयरमैन को चीफ वेब के पास था, अब डिप्टी स्पीकर के पास है और वो असेंबली सेक्रेटेरिएट में भी जमा कराने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये सब इस्तीफे देंगे परवेज रशीद साहब? जी, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया, ये फैसला सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं ना, तो फिर ये उन्होंने उस फैसले पर अमल क्यों नहीं कर रहे अभी तक? कौन रुकावट है? उन्हें तो कोई नहीं कह रहा कि आप इस्तीफे ना दो, तो क्या रुकावट है उनके रास्ते में? उन इस्तीफों को जेब में क्यों रखा हुआ उन्होंने? चाहिए डिप्टी स्पीकर उनका है जो ऐसी एक गैर आईनी रूलिंग दे सकता है, तो इस्तीफे कबूल करना तो एक आईनी कदम है ना। जो शख्स गैर आईनी इकदाम कर सकता है वो एक आईनी कदम उठाने में, और गैर आईनी कदम तो उसने 2 मिनट में उठा लिया। आईनी कदम उठाने में उसे 2 हफ्ते क्यों लग रहे हैं? जी सर, लास्टली ये फरमाइएगा कि अभी जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्ड कर रही है वो अमरीकी साजिश का, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का, या वो ये कहें कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, कुछ भी, अब इस नैरेटिव को बिल्ड करते हुए वो सोशल मीडिया के ऊपर भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को सड़कों पर भी लेकर आ रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं। तो काउंटर आर्गुमेंट या काउंटर नैरेटिव आपकी तरफ से क्या होगा? फिर अल्टीमेटली तो इलेक्शंस में जाना है आपने। देखिए, हम उनके नैरेटिव के जंजाल में नहीं है। हमें तो अपने लोगों की खिदमत करनी है और जो पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं हल करने हैं। जब इस इल्ज़ाम की बात आएगी तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि जनाब 7 मार्च को आप कहते हैं कि ये साजिश हमने की, या उनके इल्म में 7 मार्च को ये साजिश आ गई, तो उसके बाद आप 10 अप्रैल तक तो आपकी हुकूमत थी, तो 1 महीना 3 दिन तक आपने इस साजिश पे साजिशों के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं कायम किए? या 1 महीना 3 दिन तक आपने कोई ऐसा कमीशन क्यों नहीं बनाया जो इस साजिश की तहकीकात करता? आप इस साजिश को जेब में लिए क्यों फिर रहे हैं? आपकी हुकूमत थी, आप मतलब मेरे अगर इल्म में आ जाए कि आज मेरे घर में चोरी होने वाली है, तो क्या मैं 2 महीने के बाद FIR दर्ज कराने जाऊंगा? मैं उसी वक्त जाऊंगा FIR दर्ज कराने के लिए ये शख्स मेरे घर में घुस के ताला तोड़ के चोरी करने का इरादा कर रहा है। तो ये उनका झूठ जो है वो सिर्फ इस बात से भी जाहिर होता है कि ना उन्होंने इस पे कोई इंक्वायरी की, ना उन्होंने इस पे कोई मुकदमा कायम किया। लोगों को जिस तरह पहले उन्होंने बेवकूफ बनाया 4 हलकों के नाम पर और 35 पंक्चर के नाम पर, इसी तरह ये गद्दारी का नाम लेके भी वो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन झूठ हर दफा नहीं चलता, इस दफा उनका झूठ नहीं चलेगा। पर वैसे साहब, अगर महज सियासी बयानिया है या नारा है तो इसको उन्होंने इस तरह से कैपिटलाइज किया है कि कल तक आप उनको सिलेक्टेड कहते थे, आज वो आपको सिलेक्टेड कर रहे हैं। तो लग ये रहा है कि वो जो एक प्रॉब्लम था PTI को कहा जाता था सिलेक्टेड है, किसी के कांधों पर बैठ कर आए हैं, अब वो कम अज कम वो दाग इस अंदाज में धोने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सिलेक्टेड कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नाम वो जचता है जिसके पीछे कुछ हकायक भी होते हैं, क्योंकि जो नाम वो देने की कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे तो कोई हकीकत नहीं है। अगर हकीकत होती तो मुझे ये बताइए ना कि उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं कायम किया? जो इंपोर्ट होके आ रहे थे, कौन और किसने इंपोर्ट किया उसका नाम क्यों नहीं बताते? चले उनसे कहिए कि हम तो इंपोर्ट, वो जिसको सिलेक्टेड कहते थे तो हमने तो बताया था ना कि किसने सिलेक्ट किया। अब वो हमें इंपोर्टेड कह रहे हैं तो उनसे कहिए बताएं किसने इंपोर्ट किया है हमें यहाँ पे, हमारा इंपोर्टर कौन है, नाम लें ताकि इंपोर्टर बताए कि वो उसने हमें इंपोर्ट किया या नहीं किया। रशीद साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुल्की खजाना खाली है, भरा हुआ है, किसका दावा कितना सच्चा है? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि पहली हुकूमत है जो खजाना भरा हुआ छोड़कर गई है। ऑपोजिशन जो है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है। और इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क की मईशत तो एक है मगर बयानिए 2 हैं। यहाँ हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि हमें कंगाल मईशत मिली है। जाने वाली हुकूमत मईशत अच्छी नहीं छोड़ के गई है, और जो हुकूमत चली जाती है वो ये कहती है कि हमने तो खजाना भरा हुआ छोड़ा है। तो इस वक्त जो आने वाली हुकूमत है, नौमंतखब हुकूमत है, वो मईशत से मुताल्लिक क्या नक्शा खींच रही है, क्या प्रेजेंट, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है।
हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। 800 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात कर रहे हैं। 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए हैं, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए। हम तो प्राइमरी सरप्लस करते हैं, ये कहते थे, झूठ थी, आज तक प्राइमरी सरप्लस नहीं किया। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइमरी डेफिसिट इनका 900 अरब का होगा। एक्चुअली इनका प्राइमरी डेफिसिट 1650 अरब रुपए की प्रोजेक्शन है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 75 अरब पे जा रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बिल्कुल बरक्स बयानियां पेश कर रही है, वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। हमने इस मईशत को, जिसको ये तबाह करके गए थे, बड़े सख्त फैसले करके, बड़े इन्होंने हम पे जुमले कसे, जब हम वो सख्त फैसले कर रहे थे, हमने इसको ठीक राह पे लेके आए। आज जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान को अपग्रेड किया हुआ है मुस्लिम लीग नून के दौर से। इनके दौर में डाउनग्रेड था, आज अप। इन्होंने कहा जी बजट खसारा इतने हजार अरब हो गया। और भाई बजट खसारे को आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी में देख, आप जब छोड़ के गए थे तो 6.6% बजट खसारा था। इस साल 6% के करीब होएगा, 6% या 6.2। अब दो मुतजाद बयानियां, लेकिन इन दो मुतजाद बयानियों में रियलिटी चेक बड़ा जरूरी है कि कौन ठीक कह रहा है। तो बात करेंगे इस वक्त प्रिंसिपल नस्ट माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर अशफाक हसन खान ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि अब हुकूमत ये कह रही है कि हमने खजाना भरा हुआ छोड़ा, और कुछ लोग कहते हैं कि 22 बिलियन डॉलर्स हम छोड़ के गए। हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चेक किया, अब आप रियलिटी चेक दीजिएगा कि क्या है वो 17 बिलियन डॉलर्स के कुछ स्टैट्स आते हैं। नंबर 1 तो इस पर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, ये जो बजट डेफिसिट का मामला है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि 5.6 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट है। 800 बिलियन की अगर सप्लीमेंट्री इसमें ग्रांट शामिल कर लें तो 6.4 ट्रिलियन हो जाएगा। तो इसके साथ तो कोई फिस्कल स्पेस दिखाई नहीं देती, तो ये हुकूमत कैसे रिलीफ देगी आवाम को? रिजर्व जो है हुकूमत पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो 11 बिलियन डॉलर के करीब है। उसमें 6 बिलियन कमर्शियल बैंक के हैं, तो जो मिलाकर 17 बिलियन हो जाता है। 22 बिलियन तो नहीं है, वो किसी ने वैसे ही कह दिया होगा। तो रियलिटी यही है कि 11 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, जो तकरीबन जो आजकल हमारे इम्पोर्ट की जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ये 2.5 मंथ के लिए 2.5 महीने के इम्पोर्ट को फाइनेंस करने के काबिल है। जहाँ तक रहा बजट के खसारे का ताल्लुक, तो इसमें खसारा अभी तो मेरे ख्याल में हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर का नंबर आया होगा। ज़्यादातर खसारा जो होता है वो अप्रैल से जून के महीने में होता है। ये मैं आपको बता दूं कि 30% जो कंट्रीब्यूशन है बजट डेफिसिट में वो आता ही आखिरी क्वार्टर में, क्योंकि मार धाड़ आखिरी क्वार्टर में ये होती है। तो इसलिए अभी जो कुछ भी है, अगर 5.6% ऑफ जीडीपी के करीब है तो यही होगा, और ये एंड होगा जाकर भी अगर तो ये 7.5% ऑफ जीडीपी के करीब होगा। जी डॉक्टर साहब, और जो कंपैरेटिवली फिगर्स है, देखिए इंपोर्ट्स इस वक्त 75 बिलियन डॉलर्स की है, और उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट्स जो है वो 30 बिलियन डॉलर्स का फिगर है। तो कंपैरिजन तो इसमें ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो ये एक डेफिसिट तो है, दैट रिमेन्स एज इट इज, ट्रेड डेफिसिट। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये किसी भी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में हो और वहाँ पर इंपोर्ट के ग्रोथ जो है वो 50% हो, तो ये दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मेरा बहुत जो जोर रहा इस पे कि यार अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करो पहले, ताकि तुम्हें डॉलर की रिक्वायरमेंट की कमी हो, लेकिन इस पे तवज्जो नहीं दिया। उस हुकूमत ने बिल्कुल नहीं दिया तवज्जो। इस हुकूमत को देखता हूं कि अभी क्या कर सकते हैं इस पे। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम है वो हमारे बजट के खसारे का है। इस खसारे को हमें कम करना है, और मेरे नज़दीक इस हुकूमत के लिए यही सजेशन होगा कि आप जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो आज की सतह पे फ्रीज कर दें। आप नो मोर एलोकेशंस इन एनी प्रोजेक्ट। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो तनख्वाहें देनी है, बस ये दें, कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे ये ना करें। और दूसरी चीज़ ये करें कि एक कमेटी बनाए फॉरेन प्लानिंग कमीशन में, और उसमें आप एक्सपर्ट्स को बैठाएं और कहें कि जी इस प्रोजेक्ट्स के जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इसको ज़रा दोबारा देखें कि इसके जो थ्रो फॉरवर्ड्स हैं ये तकरीबन 6-7 हज़ार अरब के करीब हो चुका है। इतनी ज़्यादा हमने प्रोजेक्ट डाल दिए हैं, और इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, हर में थोड़े पैसे देते चले गए हैं
कि ये एक एक प्रोजेक्ट जो है 2 साल में मुकम्मल होना 20 साल में भी मुकम्मल नहीं हो ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब तो हमारी फिस्कल स्पेस जो है वो मजीद स्क्वीज होती जाएगी। सर माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि हमारे पास अगर फिस्कल स्पेस नहीं है तो सर ये हुकूमत अवाम को रिलीफ कैसे फराम कर सकती है? जैसे नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी मेडन स्पीच में कहा कि 10% पेंशनर्स के लिए बढ़ा देंगे, 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों की 10% तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। तो इस तरह के सियासी ऐलानात तो है, लेकिन दूसरी तरफ यही हुकूमत, इसकी इकोनॉमिक टीम ये कहती है कि हमें तो जो जाने वाली हुकूमत है वो कभी भी प्राइमरी सरप्लस में नहीं रही, जाते जाते जो $373 बिलियन का रिलीफ पैकेज दी गई वो एक लैंड माइन लगा गई। तो जब ये सारी सिचुएशन होगी तो फिर एक हुकूमत कैसे रिलीफ फराम कर सकेगी? सर ये भी ऐलानात होंगे, सिर्फ सियासी ऐलानात कर रही है? देखें, बात यह है कि मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूँ, मैं अपने इकोनॉमिक्स की अपनी इसी पे रहना चाहता हूँ। जो चीज़ें हुकूमत की पिछली हुकूमत ने ख़राबी की है वो मैंने आपको बता दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट है और एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन, ये ज़िम्मेदार भी हुकूमत है, क्योंकि ये उन्हीं के गवर्नर थे जिन्होंने ये काम किया है। जिस गवर्नर ने उस हुकूमत को बर्बाद किया है, ये गवर्नर को अगर उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया तो वो ये इनको भी बर्बाद कर देंगे। डॉक्टर साहब, फॉर द मोमेंट जो मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि रुपये अंडर प्रेशर था, कदरे बेहतर हुआ, डॉलर स्काई रॉकेटिंग था, कुछ नीचे आया, स्टॉक एक्सचेंज कुछ बेहतर आशारिया दिखाने लगी, तो गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब भी बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो उन्हें ये लग रहा है कि जैसे उनकी पॉलिसीज बड़ी फ्रूटफुल साबित हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से मामला ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, शॉर्ट लिव्ड है ये सब? ये मैं अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया भाई। इसको भी पता है कि मुझे 4 मई के बाद मेरा टेन्योर खत्म होगा। ही इज ट्राइंग टू प्रेजेंट हिज गुड फेस टू द न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको धोखे में ना आए, बिल्कुल धोखे में ना आए। सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब एक्सचेंज रेट नीचे की सतह में जाता है तो हम कहते हैं कि ये देखें रिजर्व पे प्रेशर है जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट नीचे चला गया। तो क्या हो गया है इस 2-3 दिनों में कि कितनी इन्फ्लोज पाकिस्तान में आ गई हैं कि जनाब हमारा रिजर्व भी आसमान को पहुंच रहा है, इसलिए डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है क्या? ये इज इट द फैक्ट? ठीक, डॉक्टर साहब योर कोई कमेंट है, मुझे ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, आपका कोई कमेंट 6 महीने या 1 साल के अंदर ये जो हुकूमत है अभी, अब क्या कोई ऐसा कोई कुछ मैजिक हो सकता है कि ये जो सिचुएशन बड़ी खराब नागुफ्ता पे दिखाई दे रही है अचानक टर्न द टेबल्स वाली बात हो जाए? देखो यार, इतनी ख़राब नहीं है, इतना हम बहुत ज़्यादा हम ना करें। जो ख़राब है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है, जो ख़राब है वो बजट साइड्स पे ख़राब है। ये 2 पे कंसंट्रेट करें। इन्फ्लेशन ग्लोबल फिनोमेना भी है, लेकिन आपके एक्सचेंज रेट ने रोल ज़्यादा प्ले किया। आप अपने सप्लाई साइड को बेहतर करें। आलू, प्याज, टमाटर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इसकी सप्लाई को बेहतर करें। मार्केट पे नज़र रखें कि ये जो होर्डिंग ना हो और इस किस्म की चीज़ों पर उस पर प्रेशर ना पड़े प्राइस पे। लेकिन इस हुकूमत को फुल फ्लेश्ड अगर ये करना काम चाहते हैं, मुल्क की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, इंपोर्ट को कर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर इशफाक हसन हमारे साथ मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।